हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं जीआईसी से रिलेटेड आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए उन क्वेश्चंस को लेकर जो प्रीवियस ईयर में हमने जीआईसी लेक्चर में देखे हैं। यानी कि वो चाहे आपके उत्तराखंड के हो या फिर आपके यूपी के हो, 2018 से रिलेटेड 16, 17, तो जो भी क्वेश्चंस बने हैं, जो भी मैंने देखे हैं, जहाँ से मैंने उठाए हैं सारे क्वेश्चंस, तो ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस ही मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी और आप पता लगा पाएंगे अपने आप को कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं या आपको कितना आता है, कि इस बेस पर ही आपके क्वेश्चंस देखे जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर देखिएगा। अभी सारे तो मैं एकदम से नहीं ऐड कर पाई हूँ, लेकिन अभी जितने मैंने किए हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी क्वेश्चंस और ऐड करूँगी जो कि अदर ऑथर से रिलेटेड होंगे हमारे। इसमें आपको विलियम शेक्सपियर आपको और वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा और भी जो फैक्ट हैं, जो चाहे वो विलियम आपके यानी कि अगर हम बात करें वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके जॉन मिल्टन से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपके यहाँ पर अगर हम जॉन किट्स की बात करें, और इसके अलावा भी जो भी क्रिटिसिज्म जो दिया है किसी ने, तो वो भी सभी आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको मिलने वाली हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, और स्टार्ट करने से पहले जो भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया है कि विच ऑफ द प्लेज बीइंग्स विद द लाइन्स। आपको बताना है कि कौन से प्ले की लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, जो कि आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कि हमारा जो प्ले है वो है ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट मैंने आपको पढ़ाया भी था। उम्मीद करती हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी। जानती हूँ शायद उसमें थोड़ी बहुत आपको कमी नजर आई होगी, शायद बोलने में दिक्कत आई होगी, या फिर मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई होंगी उस प्ले को। तो फर्स्ट टाइम मैंने कोशिश करके देखी है, आप उसको जरूर देखिएगा, एक बार ट्राई करिएगा। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश करके देखी है कि मैं आपको करा पा रही हूँ या नहीं करा पा रही हूँ, तो वो सब चीज़ें उसमें आपने देखी भी होंगी। एंड वहीं से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस भी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली इसका आंसर सीधा ही हम आंसर देख लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास ट्वेल्थ नाइट का ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। और कुछ यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट बता दूँ कि ये ओपनिंग लाइन है ट्वेल्थ नाइट की, इन विच आप मॉर्फिंग अगर हम बात करें, जो ओर्सिनो है वो दुख में है, और वो मतलब अगर हम बात करें जो कि ओलिविया के प्यार में है, और वहाँ से उसको कोई अगर हम बात करें कोई भी आंसर उसको नहीं मिला है, तो अटेंड बाय हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट को उसने बोला है, जिसके मतलब उसको प्ले करने के लिए म्यूजिक को। तो इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, यानी कि अगर जो म्यूजिक है वो यानी कि एक फूड का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो आप बजने दो, चलने दो। ठीक है, तो उस बात को यहाँ पर ओर्सिनो आप कह रहा है, ड्यूक ओर्सिनो, जो कि मिलान का एक ड्यूक है। और यहाँ हमारा इसमें हीरो भी दिखाया गया है, और ये बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन है आपकी एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखा गया है कि हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। यहाँ पर किसने विलियम शेक्सपियर को ये बात कही है, यानी कि स्मॉल लैटिन एंड यानी कि लेस ग्रीक। तो रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस किड है, या फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, या फिर बेन जॉनसन है। तो कौन सा यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कौन है, वो है हमारे प्यारे बेन जॉनसन, जो कि क्या है अगर हम बात करें इनकी, तो ये बेन जॉनसन यानी कि अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी भी रहे हैं इनके, जो कि यानी कि अगर हम बात करें एलिजाबेथन ईज की ही ये राइटर है, मतलब ऑथर है, ये कहें कि प्ले राइट है। तो कि अगर हम बात करें ये कोट इन्होंने मतलब इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि इनको मतलब लेस यानी कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, जिनको मतलब थोड़ी लैटिन आती है और थोड़ी ग्रीक आती है, तो ये एक क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने उनके बारे में बोला है। ठीक है, हालांकि वो अच्छे उनके फ्रेंड भी थे, ठीक है, जो बाद में उनके लिए बहुत तारीफ भी लिखी है, उन्होंने बहुत तारीफ करी भी है विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इन द प्ले द टेम्पेस्ट यानी कि प्रोस्पेरियो इज द ड्यूक ऑफ। आपको बताना है जो टेम्पेस्ट जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का,
वो अगर हम बात करें वो ड्यूक है, वो कहाँ के ड्यूक थे? तो कैंट, मिलान, या फिर एडिनब्रिग है, या फिर हम बात करें नेपल्स है। तो कहाँ के वो ड्यूक रहे हैं? तो अगर हम आंसर की बात करें तो मिलान के वो ड्यूक वहाँ पे बताए गए हैं। हालांकि वो क्या कर रहे थे यहाँ पर, अगर हम बात करें द टेम्पेस्ट इज द ड्रामेटिक यानी कि क्या है, ये एक रोमांस आपको देखने को मिलता है। द प्ले वाज फर्स्ट परफॉर्म, इसको परफॉर्म किया गया था जो कि आपका 1611-12 के आसपास आपको देखने को मिलता है। एंड फर्स्ट प्रिंटेड, जो कि इसको प्रिंट किया गया था 1623 में इसको अगर हम बात करें प्रिंट किया गया था, जो कि आपके प्रोस्पेरियो दिखाए गए हैं ड्यूक ऑफ मिलान। और वो जबकि मतलब उसका जो भाई है वही उनको क्या कर देता है, धोखा देता है, ठीक है। तो जिसका नाम एंटोनियो है, तो एंटोनियो आपको देखने को मिलता है जो कि इनका ब्रदर होता है, और वही इनको धोखा दे देता है। इनकी बेटी जो कि मैरिंडा है, तो ये छोटी सी लड़की को लेकर अपनी कहाँ जाता है, यानी कि एक स्ट्रिप, और जहाँ आपको वो लैंड दिखाया गया है मतलब वहाँ पर, तो उस एरिया मतलब उस जगह पे वो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मैन ऑब्जर्विंग डिस्टिल इट आउट। आपको बताना है यहाँ पे कि जो लाइन दी गई है कि देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, तो ये जो लाइन है वो कौन कहता है यहाँ पर? तो किसने ये लाइन यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लोव, या विलियम शेक्सपियर, या फिर जीबी शाह। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करें तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। और इसमें कुछ अगर हम बात करें ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है, तो हेनरी फिफ्थ जो प्ले है, इनका हिस्टोरिकल प्ले है, उनसे वहाँ से उठाई गई है, ये लाइन ली गई है। और ये एक्ट, आपको बात करें एक्ट 4 और सीन फर्स्ट में ये लाइन यहाँ पर ली गई है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? एक्ट 4 और सीन फर्स्ट में ये लाइन यहाँ पर ली गई है। तो कौन से प्ले की है? जो कि आपके हेनरी 5 की है, जो हिस्टोरिकल प्ले उनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव, जो कि सेल्फ लव से कौन सफ़र कर रहा है और 12th लाइट में? तो डेफिनेटली आप इसका आंसर भी जानते होंगे। तो सर टोबी ब्लेच है, या फिर मार्लोव है, या फिर सर एंड्रयू एग्रिचिक है, या फिर अगर हम बात करें ओलिविया है। तो कौन है यहाँ पे? मालवेलियो ही, जो कि सेल्फ लव के लिए आपको देखने को मिलता है। तो जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मालवेलियो हो जाएगा। और डेफिनेटली मालवेलियो इज़ अ कैरेक्टर ऑफ द प्ले 12th नाइट का ये कैरेक्टर है। अगर हम बात करें ये सर्वेंट है, हेड ऑफ सर्वेंट, ठीक है, जो कि लेडी ओलिविया के यहाँ पर महल में ये क्या है? हेड ऑफ सर्वेंट है लेडी ओलिविया का, ठीक है। तो बाकी सब पर ये हुकूमत भी चलाता है, अपनी अपनी बात को मनवाता है। और बाद में क्या होती है, मारिया एक लेटर लिखवाती है इससे, जो कि ओलिविया की तरफ से बोलकर वो उसको मतलब लेटर में लिखती है कि ओलिविया की तरफ से है। और उसमें वो बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत हंसी भी उड़ाई जाती है उसकी। तो यहाँ पर वो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम बात करें सेल्फ लव एंड थिंग्स दैट, जो कि सोचता है कि माई लेडी लव्स मी, जो कि यानी कि ओलिविया को यहाँ पे बात की गई है ओलिविया के लिए कि वो मुझसे प्रेम करती है, मुझसे प्यार करती है। लेकिन ऐसा मतलब सिर्फ वो क्या, मारिया उसको क्या करती है, मारिया क्रिटिसाइज करने के लिए, बदला लेने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सभी सर्वेंट्स जितने भी होते हैं सभी को परेशान करता है। तो इसलिए वो लोग उसके साथ क्या करते हैं, प्रैंक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑल इज बट टॉयज, यानी कि रिनो and Greece is dead, the wine of life is drawn, and the mareless is left this world of brug of। ये जो लाइन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो ये कौन से प्ले से ली गई है? विलियम शेक्सपियर की, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ये हैमलेट से हैं, किंग लियर से हैं, मैकबेथ से हैं, या फिर ओथेलो से हैं, तो यहाँ आंसर की बात करें अगर हम, तो हमारा क्या हो जाएगा? मैकबेथ। तो ये मैकबेथ से ली गई है। और इसको बोलने वाले स्पीकर कौन है? वो भी मैकबेथ है, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें ये एक्ट 2 में आपको देखने को मिलता है, और सीन भी यहाँ पे 2 है, जो कि मैकबेथ उस बात को बोलता है। यानी कि और कब बोलता है? जब वो यानी कि अगर हम बात करें जब वो क्या करता है, जब यानी कि जो डंकन होता है, जो कि ड्यूक डंकन होता है, उसको क्या करने के बाद, उसको मारने के बाद, ठीक है। तो उसके बारे में उसको बोलने मतलब वहाँ पे उस बात को वो बोलता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट इज डन
तो ये मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें दीज अब वो लाइन, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो किंग लियर से डेफिनेटली ये फिर से वंस अगेन हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो मैकबेथ हो जाएगा। ये मैकबेथ से ही ली गई है, लेकिन इस बार जो इस कोट को बोलता है वो कौन बोलती है, लेडी मैकबेथ इस बात को यहाँ पर कहती है। ठीक है, दीज लाइन्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ, और ये एक्ट थर्ड और सीन सेकंड में यहाँ पे बोला जाता है। मैकबेथ इसको बोलती है, जबकि यानी कि अगर हम बात करें इट इज़ फेमस फॉर ड्रामेटिक सक्सेस बाय टी.एस. इलियट ने इसके बारे में मतलब लिखा है, लेडी मैकबेथ के बारे में ही मतलब करके उन्होंने कैट ऑफ मैकबेथ के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ देखने को मिलता है, जो मैं बाद में आपको बता भी दूंगी। हालांकि इससे पहले भी मैंने शायद बताया होगा आपको। तो टी.एस. इलियट क्या करते हैं उसके बारे में लिखते हैं, जो कि फोर्थ अगर हम बात करें फोर्थ जो होता है, अगर हम बात करें क्या विच फोर्ट विच के नाम से भी इसको पुकारते हैं वो कहकर। और ये कब बोलती है इस बात को कि जब वो क्या कर देता है, यानी कि जो मैकबेथ है वो उसको मार देता है डंकन को, तो उसके बाद वो जो पश्चाताप करता है उसे लगता है मतलब बहुत ज़्यादा बुरा गिल्ट फील सा करता है, लेकिन वो क्या करती है लेडी मैकबेथ जो होती है वो उसको बताती है कि जो बीत गया है सो बीत गया, जो तुमने कर दिया है अब उसको जाने दो और हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें बार बार उस चीज़ को उसको सोच कर गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बड़ी खतरनाक औरत थी भाई वो लेडी मैकबेथ, जो सब कुछ खत्म करवा देती है, खुद भी मर जाती है और उसे भी मरवा देती है बेचारे को। चलो क्या नेक्स्ट होता है ना, लालच ऐसा ही होता है, लालच बहुत बुरी वाला होती है, सोचते हैं ना कि इससे ज़्यादा मिल जाए हमें, इससे ज़्यादा मिल जाए। इस तरीके से लेडी मैकबेथ जो होती है उसको और ज़्यादा क्या बना देती है, यहाँ पे विलन बना देती है, और खुद तो होती है, यानी कि कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। तो वो जो बुरी बला है वो लेडी मैकबेथ के दिलो दिमाग में इस तरह से छा जाती है कि वो क्या करती है, यानी कि उसे बिल्कुल इतना खतरनाक मुजरिम बना देती है, मर्डरर बना देती है कि पूरी लाइफ ही खराब कर देती है उसकी। ठीक है, तो ऐसा ही होता है भाई। चलिए, ज़्यादा लालच बेकार है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु कॉल्ड हैमलेट ड्रामेटिक फेलियर। ये किसने कहा है कि जो हैमलेट है वो ड्रामेटिक फेलियर है, तो वो जॉन ड्राइडन है या फिर टी.एस. इलियट है और जी.एम. हॉफकिन है या फिर हम कहें कि F.R. लीव यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ का जो आंसर है हमारा वो टी.एस. इलियट है, जो कि अगर हम बात करें तो जो मैकबेथ होता है उसको, तो वो अगर हम बात करें उसको क्या बताता है, उसके बारे में उसको तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक मतलब को रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो आपका हैमलेट है वो ड्रामेटिक फेलियर है, वो को रिलेटेड नहीं है, यानी कि उस चीज़ के बारे में कहता है कि जो मतलब अगर हम बात करें उस पर जो चीज़ें दिखाई गई है कि वो रहता है कि मतलब एक्शन नहीं ले पाता है बार बार। मैकबेथ जो होता है, सॉरी मैकबेथ नहीं, हैमलेट जो होता है वो किसी भी चीज़ के लिए अपनी उसका जो फादर होता है उसके बदला नहीं ले पाता है, बार बार यही कहता रहता है कि डू या नो डू, यानी कि मरू मतलब मारूं या ना मारूं, तो इस तरह की चीज़ें वो बार बार बोलता रहता है, लेकिन किसी भी चीज़ को इन डिसीजन में रहता है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। तो इसलिए उस चीज़ के बारे में ही उन्होंने कहा है टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्क्यू कौन सा प्ले कहलाता है, जो कि विलियम शेक्सपियर का है, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। तो कौन सा है, द टेम्पेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। द टेम्पेस्ट में ही हमें देखने को मिलता है कि इनकी मास्क्यू उसमें देखने को मिल जाता है। और एक सेकेंड, ठीक है, और अभी मैंने इसके बारे में डिटेल भी बताई थी आपको, जो कि 1611 के समथिंग वहाँ पर उसको प्ले किया जाता है, यानी कि परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, प्रेस यानी कि प्रोस्पेरियो इसका क्या है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो कि स्टार्ट का मतलब हीरो हैं, या हीरो मतलब हीरोइन के जो पापा फादर होते हैं वो मेलिंडा, इसमें जो सॉरी क्या है, मैरिंडा, हाँ मैरिंडा ही होती है ना, हाँ मैरिंडा ही होती है, वो हीरोइन होती है, जो उसके फादर होते हैं प्रोस्पेरियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे कैसे आ गया, इसका आंसर नहीं दिया गया मैंने, क्या बात है। चलो क्या डिटेल आ गई है भाई, देख लो, फिर भी इसमें हो सकता है गलती से रह गया होगा। तो आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मेजर फॉर मेजर एक क्या है, यानी कि वो एक प्योर अगर हम बात करें कॉमेडी है। इसका आंसर मैंने बाद में दिया, डिटेल पहले क्लिक कर दी। ठीक है, रह गया होगा भाई। अगर हम बात करें क्या है, ये डार्क कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी के नाम से जाना जाता है, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये डार्क कॉमेडी और या फिर प्रॉब्लम प्ले भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम प्ले भी उन्होंने लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने। तो आपको उनके नाम भी बताने हैं, आप चाहें तो कमेंट में आप नाम लिख सकते हैं।
और ये उनमें से एक है, ठीक है, मेजर फॉर मेजर, ठीक है। और अगर हम बात करें जो कि फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1604 में, दैट जो कि ब्लेंड्स, अगर हम बात करें कॉमेडी एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं, उसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्रामेटिक, इसमें ड्रामेटिक चीज़ें, इसमें मोरल भी दिया गया एंड सेक्सुअल थीम्स इसकी रखी गई है, और जो कि इट एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ जस्टिस, जो कि जस्टिस को दिखाता है, न्याय को दिखाता है। और अगर हम बात करें हाइपोक्रेसी भी दिखाता है, जहाँ पर पाखंड भी आपको देखने को मिलता है, एंड मर्सी, दया भी देखने को मिलती है। एज ड्यूक, जो कि विंस्टेंटलियो, आपको यहाँ पर जो ड्यूक होता है वो क्या करता है, डिस्क्यूज करता है अपने आप को, और मतलब बाहर जाता है, और किसको सौंप कर जाता है, एंजोलियो को सौंप कर जाता है, जो कि वियाना का क्या है यहाँ पर ड्यूक होता है। और वो बाद में मतलब जो वेश बदल कर आता है, अपने आप को डिस्क्यूज करके आता है कि मेरे मतलब राज्य में क्या हो रहा है। तो वो पाता है कि जो जिसको वो क्या करके गया था, यानी कि जो डिप्टी एंजोलियो था उसको वहाँ पर सौंप के गया था अपना राजपाट, वही क्या करता है, उसको करप्ट करने में लगा हुआ है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है मेजर फॉर मेजर में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम प्ले के नाम से भी इस चीज़ को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन इपिलॉग इन इट। इपिलॉग आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इपिलॉग जो दिया गया है, तो मिड समर नाइट्स ड्रीम है, ट्वेल्थ नाइट है, मैकबेथ है, या फिर द टेम्पेस्ट है। तो किस में हमें देखने को मिलता है, द टेम्पेस्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि इपिलॉग से स्टार्ट, मतलब अगर हम बात करें एंड करता है, जो कि जो प्रोस्पेरियो है, जो कि हीरो है, वो क्या करता है, उसको एंडिंग करता है, एंड करता है प्ले को। तो वो कौन करता है, जो कि आपका टेम्पेस्ट करता है। और अगर हम बात करें जो कि एक और हमारा प्ले है, जो कि जो कौन सा है यहाँ पर, अगर हम बात करें जो कि खैर इसमें नहीं दिया गया, एज यू लाइक इट में, जो कि अगर हम बात करें जो वहाँ उसमें जो हीरोइन है रोजालिंड, ठीक है, वो क्या करती है, वो प्ले को एंड करती है इपिलॉग के साथ, ठीक है। तो ये आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द रेस्ट इज साइलेंट, जो द रेस्ट इज साइलेंट, दीज आर द लास्ट वर्ड स्पोकन बिफोर हिज डेथ। अपने डेथ किससे पहले ये लाइन कही गई है यहाँ पे, द रेस्ट इज साइलेंट। तो ये कौन स्पीकर है, कौन इस बात को कहता है, तो कौन कहता है, मैकबेथ, सीजर, किंग लियर, या फिर हैमलेट। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलता है वो मैकबेथ होता है, जो कि लास्ट में अगर हम बात करें कि अपनी डेथ से पहले वो इस बात को यहाँ पर बोलता है कि द रेस्ट इज साइलेंस, ठीक है। ये कोट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द ट्विन ब्रदर ऑफ वोइला इस ट्वेल्थ नाइट में आपको देखने को मिलता है। सिंपल सा आंसर है खैर ये, लेकिन ये मैंने अपने मतलब मुझे पता है ये सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता है इन सभी का, आप डेफिनेटली इनको फटाफट कर पा रहे हो, लेकिन मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड किया है जो हमने यानी कि जो कि आपकी जीआईसी लेक्चर में जो क्वेश्चंस प्रीवियस है, जो आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। और मैं यहाँ पर ये जानने की मतलब ये बताने की कोशिश करूँगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो कि आपका क्वेश्चंस का आंसर हम डेफिनेटली हम जानते हैं, जो कि वोइला का जो भाई था वो कौन था, सेबेस्टियन था, और सेबेस्टियन उसका नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो वो उसकी क्या थे, अगर हम बात करें वोइला के ट्विन ब्रदर के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि जुड़वा भाई था, ठीक है। हु रोट द एसे इंटाइटल्ड ऑन द नॉकिंग एट गेट इन मैकबेथ। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो लाइन है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन द मैकबेथ, ये जो इन टाइटल यहाँ पे दिया गया है एसे को, अपने एसे को उन्होंने ये टाइटल दिया है, ठीक है। तो वो कौन से राइटर है, कौन से अगर हम बात करें तो क्या है, थॉमस डी क्विंसी हैं, टी.एस. इलियट हैं, डॉक्टर जॉनसन हैं, या फिर विलियम शेक्सपियर है। तो कौन हो जाएंगे, डेफिनेटली आंसर हमारे सामने यहाँ पर है। तो कौन है वो, थॉमस डी क्विंसी है, जिन्होंने अपने एसे को क्या किया है, ये नाम दिया है। तो ऑन द नॉकिंग एट गेट इन मैकबेथ, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं कि ऑन द नॉकिंग एट गेट इन मैकबेथ इज एन एसे, ये एक एसे है जो कि अगर हम बात करें शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म है, जो कि बाय थॉमस डी क्विंसी ने किया है उन पर, और ये फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1823 में। द एसे एनालाइज द साइकोलॉजिकली एंड ड्रामेटिक इम्फैक्ट इसमें डाला गया है ऑफ द पोर्टर सीन, जो कि मैकबेथ में आपको पोर्टर सीन दिखाई देता है, उसको ही मतलब उन्होंने उस चीज़ को ही वहाँ पर उन्होंने शो किया है, अपने इस एसे में दिखाया है और बताया है कि किस तरह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो उस तरीके से आपको दिखाया गया है कि जब डंकन का मर्डर किया जाता है उससे पहले का जो भी उसकी पहले का और उसके बाद का जो वहाँ पे
एनवायरनमेंट दिखाया गया है वो किस तरीके से हॉरर आपको देखने को मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल सुनसान हो गया, मतलब शांत हो गया बिल्कुल वातावरण, इस तरह से वो चीज़ें दिखाई गई है। मतलब जिस तरीके से हॉलीवुड, अगर आप वहाँ पे देखेंगे हॉलीवुड मूवीज़ में आप देखते हैं, कोई भी हॉरर मूवी आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि जब किसी भूत प्रेत का साया आपको दिखाया जाता है तो किस तरह से वहाँ पर वो इस तरह से वो चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि विचेस के थ्रू या फिर कुछ इस तरीके से आपका पूरा एनवायरनमेंट ही बदल दिया जाता है, बिल्कुल आपको डर लगने लगता है देख के। तो उस चीज़ को वहाँ पर दिखाया है उन्होंने कि किस तरीके से वो किस तरह का वातावरण वहाँ पर हो रहा है कि जब डंकन का मर्डर किया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने शो की है अपने इस एस्से में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। तो बार्ड ऑफ एवन किसने कहा है? ठीक है, अवॉन किसने कहा है कि जो कि आपके प्यारे कौन है हमारे बेन जॉनसन, किस सॉरी मेरा कहने का मतलब है हाँ बेन जॉनसन ने कहा है, लेकिन किसको कहा है? यहाँ पर विलियम शेक्सपियर को कहा है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है द बार्ड ऑफ एवन, जो कि दिस स्टेटमेंट वाज प्रेज करते हैं कौन? आपके बेन जॉनसन, और ये कंटेम्प्रेरी भी रहे थे विलियम शेक्सपियर के। तो ये मतलब मैंने कहा था ना कि ये उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके दोस्त भी थे, और बाद में उनकी तारीफ करते हुए भी लिखते हैं। मतलब ये जो ये बार्ड ऑफ एवन दिया गया है, ये भी नाम उन्होंने ही दिया बेन जॉनसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। देखो अगर मैं बताऊं आपको, इससे पहले जो ये 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 15 क्वेश्चंस अभी तक के जितने भी जो कि जीआईसी के जो क्वेश्चन, मतलब अगर हम बात करें जो कि यूपी में हुए हैं, और इससे यानी कि या फिर यूके के भी मैंने मतलब उत्तराखंड के भी मैंने लिए हैं इसमें, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश की। तो अभी तक के जो 15 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड वहाँ पर देखने को मिलते हैं, फिर वो चाहे 2016 में आए हों, 18 में आए हैं या फिर 17 में आए हैं, तो वो सभी मैंने उठाए हैं वहाँ पे। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि आपको बताना है कि कब पब्लिश किया गया था, यानी कि फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुआ था। तो डेफिनेटली ये मैंने आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया था मैंने आपको, जो कि हमारी लास्ट वीडियो में मैंने कराया था। तो बस मैंने ये सारे ऑप्शन ले लिए हैं, सिर्फ मैं आपको आंसर बता रही हूँ। यहाँ पे आंसर क्या है आपका 1798। और जो सेकंड टाइम जो कि पब्लिश हुआ था वो कब था आपका? वो 1800 में किया गया था विद प्रीफेस, जो प्रीफेस लिरिकल बैलाड उसमें ऐड किया गया था। और उसके बाद थर्ड टाइम कब आया था? जो कि अगर हम बात करें 1802 में। ठीक है, और लास्ट में फोर्थ टाइम यानी कि जब फिफ्थ टाइम हुआ, यानी कि 4 टाइम पब्लिश किया गया है, मतलब उसको अलग अलग उसमें कराया गया है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1805 में हुआ था। तो ये डेफिनेटली मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए हैं, और यही मैंने इसलिए मैंने इसको लिया भी है चारों ऑप्शन को ही, ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट कब हुआ था 1798 में, सेकंड आपका हुआ था 1800 में, और थर्ड आपका 1802 में हुआ था, और फोर्थ आपका 1805 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सबटाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी अगर हम बात करें कौन सी उनकी पोएम है ऐसी जिसको क्या किया गया है? सब टाइटल दिया गया है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। ये किस नाम, मतलब कौन सी पोएम को उनका सब टाइटल दिया गया है? तो और द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी है, या फिर द प्रिल्यूड है, टिंटन एबे है, या फिर लाउडेनिया आपको देखने को मिल जाता है। तो कौन सा आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जो आंसर हो जाएगा प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड ही एक ऐसा वर्क है जिन्होंने मतलब उन्होंने क्या किया था, उसको सब टाइटल से भी उसमें देखने को मिलता है, जो कि ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड आपको देखने को मिलता है। द प्रिल्यूड इज द पोएम विलियम यानी कि बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ही स्टार्ट राइटिंग, उन्होंने स्टार्ट कब किया था इसको लिखना? 1799 में, एंड फिनिश कर दिया था इसको 1805 में। उन्होंने फिनिश कर दिया था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करा पाए थे क्योंकि उसमें और कुछ जोड़ना चाहते थे, वो लिखना चाहते थे और लंबी बनाना चाहते थे, इसलिए वो कर नहीं पाए। और जब उसको पूरा नहीं कर पाए, जितनी वो बनी है अगर हम बात करें, उसमें 14 बुक्स आपको देखने को मिलती है प्रिल्यूड में। तो क्या है वो कब उन्होंने की थी? 1850 में की थी, और वो उनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने पब्लिश कराई थी उनकी डेथ के बाद। द पोएट्री इज इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। आपको बताना है कि वाज सैड, ये जो लाइन आपको देखने को मिलती है, ये किस में आपको देखने को मिलती है? कौन कहता है इस बात को? कि कॉलरेज, अनरोल, ठीक है, यानी कि थॉमस, सॉरी कौन है वो आपकी?
मैथ्यू आर्नोल्ड, और वर्ड्सवर्थ है या फिर शैली। तो कौन है यहाँ पे हमारे प्यारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। और अगर विलियम वर्ड्स हैं जो कि आपके ट्रिंक्विलिटी, इसमें क्या किया गया है अगर हम बात करें, इन दिस लाइन सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में, जो कि 1800 में उन्होंने जोड़ा था। तो वहाँ से ये लाइन आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट है कि a sense sublime of something far more deeply interfuse the word given above occur in। ये लाइन आपको जो देखने को मिल रही है, ये लाइन कहाँ से ली गई है, इंटरफ्यूज इसको किया गया है। तो ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी है यूलिसिस तो इसका वर्क ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेलिंग टू बाय जाइमेंटिंग, और या फिर आपका क्या है यहाँ पर टिंटन एबे आपको देखने को मिलता है। तो कौन सा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा? आंसर की बात करें तो टिंटन एबे में ही ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, और जो कि उन्होंने लिरिकल बैलाड में इसको जोड़ा था। और ये अगर हम बात करें फर्स्ट पोयम मतलब रही है, ठीक है, नहीं ये लास्ट पोयम रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और फर्स्ट पोयम थी जो कि आपकी एस.टी. कोलरिज की थी। ठीक है, द राइम्स एंड मैरिनर, ये कुछ नाम से थे। तो वो फर्स्ट पोयम रही है और लास्ट पोयम इनकी रही है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ये टिंटन एबे आपको देखने को मिल जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। अगर हम बात करें ये किसने एसोसिएटेड की थी, ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी जो दिया गया था, ये टर्म है आपकी। और अगर हम बात करें ये वर्ड्सवर्थ थे, जॉन कीट्स थे, या टी.एस. इलियट थे, या फिर शैली थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो कि जॉन कीट्स से लिया गया है। तो अगर हम बात करें निगेटिव कैपेबिलिटी, जो कि आपकी निगेटिव कैपेबिलिटी इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद द रोमांटिक इंग्लिश रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने इसको कॉइन किया था। हु कॉइन द टर्म इन, कब किया था? 1817 में किया गया था, जो डिस्क्राइब करते द एबिलिटी टू इम्प्रेस, यानी कि इम्प्रेस करते हैं, जो कि अनसर्टेनली जो कि मेजिस्ट्री दिखाते हैं, मिस्ट्री वगैरह दिखाते हैं इसमें, एंड डाउट विदाउट एंड यानी कि इरेटेबल, जो कि रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन के बारे में वहाँ पे पूछते हैं, यानी कि निगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में वहाँ पे बताते हैं, जो कि यानी कि सिग्निफाइज इन द आर्टिस्ट ओपनिंग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जो कि कौन थे हमारे प्यारे, जो कि आपके जॉन कीट्स थे। और जॉन कीट्स की अगर हम बात करें, जो कि इन्हें मतलब जिनकी जो अगर हम बात करें डेथ हो गई थी, बड़े ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, और बेहतरीन काम करके गए हैं अपनी लाइफ में। अगर हम बात करें 25 ईयर के लगभग, 25 या शायद 24 के समथिंग, मुझे पूरी तरीके से अभी फिलहाल याद नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। इतना ही लगभग इनकी एज रही होगी, 25 या 24 के समथिंग इनकी एज रही होगी। तो इतनी सी एज में इतना अच्छा काम करे गए, मतलब इन्होंने इतना वर्क किया ना। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो आपके जॉन कीट्स से रिलेटेड होगी। इसमें क्वेश्चंस आपको शामिल करेंगे हम, उसमें सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, और डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे और आपको ये बेहतर तरीके से समझ आया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। तो उसी तरीके से बाकी भी हमारे पास और भी कम से कम हमारे 31 हमारे कम से कम 31 हमारे जो 30 के समथिंग हमारे यानी कि जो राइटर्स हैं, जो ऑथर्स हैं, जो कि जीआईसी में हैं, लेक्चरर में, और वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो उन सभी को हम कवर करेंगे। इसी तरीके से मैं वीडियो बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लगातार चाहते हैं कि मैं जीआईसी से रिलेटेड लेक्चर लेके आऊँ, क्वेश्चंस लेके आऊँ, क्वेश्चन सीरीज, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी बनता है भाई। अच्छा लगा है तो अच्छा, बुरा लगा है तो बुरा, जो भी आपको लगा है वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।